वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल, है ना। आज का जो सेशन है हमारा, वो मैंने एक रैंडम टॉपिक उठाया है चैप्टर प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट से। टॉपिक का नाम है डिसऑनेस्ट शॉपकीपर। आप अक्सर देखते होंगे जब आप अर्थमेटिक के क्वेश्चंस को सोल्व कर रहे होते हो, उसमें भी जब स्पेशली प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट के, ठीक है, तो आप वहाँ पे देखते होंगे कि ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन आता है जिसमें लिखा होता है कि कोई शॉपकीपर है, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, जो खरीदते समय कुछ बेईमानी कर लेता है, बेचते समय कुछ बेईमानी कर लेता है, तो इसे इतना गेन होता है, इतना लॉस होता है। तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। हम आज उसी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और कोशिश मेरी यही रहेगी कि हमारी जो अप्रोच रहे वो बहुत ही सिंपल रहे और आप जो कुछ भी सीखें वो कॉन्सेप्चुअल तरीके से सीखें, ताकि ऐसा नहीं कि आप कोई ट्रिक और ये सब रट लें और फिर आप उसको इम्प्लीमेंट करें फिर भूल जाएं। ऐसा कुछ नहीं होगा। जो भी हम सीखेंगे बिल्कुल अच्छे से सीखेंगे, कॉन्सेप्ट के साथ सीखेंगे, ताकि आप उसे भूलें नहीं, ठीक है। अभी मैं इसे अपने मिसलेनियस प्लेलिस्ट में डालूंगा, मिसलेनियस की प्लेलिस्ट में डालूंगा, लेकिन जब मैं प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट पढ़ाऊँगा तो मिसलेनियस वाले प्लेलिस्ट से हटा के मैं इसे प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट वाले में ऐड कर दूंगा। क्योंकि बहुत लोगों ने इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम बताई थी कि या तो उनका टाइम लग जा रहा है या उनसे हो नहीं पा रहा है, तो इसीलिए, और ये इम्पॉर्टेंट है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैं इसको आपके सामने लेके आया हूँ, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक आज का, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर। अगेन क्वेश्चंस जो रहेंगे, है ना, क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है वो आपको प्लेलिस्ट, वो आपके वीडियोस के डिस्क्रिप्शन लिंक में दे रखी होगी। आप पीडीएफ वहाँ से डाउनलोड कर लें, मैं क्वेश्चन उसी पीडीएफ से रेफ़र करता चलूँगा, ठीक है जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज अ टॉपिक, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर। देखिए, इसके पहले कि मैं क्वेश्चन करना इससे पहले कि मैं क्वेश्चन करना स्टार्ट करूं, हम पहले कुछ इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी समझते हैं और फिर हम क्वेश्चंस पे टारगेट करेंगे। तो पहले समझते हैं कि डिसऑनेस्ट शॉपकीपर के पीछे की कहानी क्या है, कॉन्सेप्ट क्या कहता है। तो देखिए, सबसे पहले आप ये लिख लीजिए, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का कितना भी टफ क्वेश्चन क्यों ना हो, उसके लिए एक लाइन काफ़ी है, एक लाइन काफ़ी है। आपको एक लाइन से ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। देखिए, पहले लिखिए, चेन ऑफ मल्टीप्लाइंग फैक्टर। जिन लोगों ने मुझसे पढ़ा है परसेंटेज, उनको पता होगा कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होता है। अच्छा, दूसरी बात, एक बात मैं यहाँ पे बता दूँ आपको, मुझसे रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि सर आप मुझे स्टैटिक्स और स्टैटिक्स की वीडियो आप मुझे, बच्चे लोग काफ़ी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि स्टैटिक्स की वीडियो आप डालो, है ना। तो आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं स्टैटिक्स के लिए कुछ चीज़ें डाल पाऊँ। दूसरी बात देखो, रिगार्डिंग जेके अकाउंटेंट असिस्टेंट, अगर आपको स्टैटिक्स और कंप्यूटर पे ज़बरदस्त मटेरियल चाहिए, अगर आपको स्टैटिक्स और कंप्यूटर साइंस पे आपको ज़बरदस्त मटेरियल चाहिए, आप टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो और मुझसे आप पर्सनली मांगो, है ना, कि सर मुझे इस टॉपिक का कुछ मटेरियल चाहिए। डेफिनेटली मैं कुछ ना कुछ आपकी हेल्प करूँगा, ठीक है। अब हर चीज़, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं हर चीज़ का वीडियो बना के मैं यूट्यूब पे डाल दूँ, है ना। आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट, मुझसे जितना हो पा रहा है मैं उतना कर रहा हूँ, है ना। इसकी मैं पहले ही बोल रहा हूँ, अगर किसी को कुछ चाहिए आप टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हों और वहाँ पे रिक्वेस्ट करें, देन डेफिनेटली मुझसे जितना बनेगा मैं उतना करूँगा। मेरे पास स्टैटिक्स की और कंप्यूटर साइंस का तो मेरे पास मटेरियल कुछ कुछ पड़ा हुआ है ना, और स्टैटिक्स के भी कुछ कुछ मटेरियल मेरे पास पड़े हुए हैं। तो अगर जिनको चाहिए होगा वो मुझसे
कांटेक्ट कर सकते हैं ऑन टेलीग्राम या फेसबुक ग्रुप पे कहीं पे भी, ठीक है, या फिर कमेंट बॉक्स में। तो चलिए ये हो गया रिगार्डिंग अकाउंटेंट असिस्टेंट के, है ना। उस पर मैं कभी बाद में डिस्कस करेंगे। मैं आपको लास्ट 1-1.5 महीने में आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए अकाउंटेंट असिस्टेंट के लिए, वो हम बाद में मैं आपको कभी उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। देखिए अकाउंटेंट असिस्टेंट के लिए 1 से 1.5 महीने की तैयारी बहुत है ना। जिनको अकाउंट्स का ए और इकोनॉमिक्स का ई भी नहीं पता है ना, वो भी 1 से 1.5 महीने में बड़े आराम से जेके अकाउंटेंट असिस्टेंट की तैयारी कर सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। वो मैं बताऊंगा स्ट्रेटजी क्या है ना। आप लोग बेवजह परेशान हो कि अकाउंटेंट असिस्टेंट ये है, आप लोग ना जाने कई महीनों से इसकी तैयारी कर रहे हैं। बट मेरा मानना है कि जो आपका सिलेबस है और जितनी सीट है JNK में, 1 से 1.5 महीना मोर देन सफिशिएंट टू क्रैक द एग्ज़ाम। बाकी आप पता नहीं आप आप किस टाइप से तैयारी कर रहे हो, तो आपके ऊपर है। लेकिन मेरा यही मानना है कि 1 से 1.5 महीना सफिशिएंट टाइम है अकाउंटेंट असिस्टेंट के लिए। खैर उस पर हम लोग बाद में बात करेंगे, है ना। आज हम अपना सारा फोकस रखते हैं डिसऑनेस्ट शॉपकीपर पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा हमारा टाइम चला गया इन सब बातों में। चलिए हाँ जी, अगेन डिसऑनेस्ट शॉपकीपर की वीडियो थोड़ी लंबी जाएगी, तो मैं कोशिश करूँगा मैं इसको 2 से 3 पार्ट में लेके आऊँ, ठीक है। चलिए, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए एक लाइन काफ़ी है, और वो लाइन क्या है, चेन ऑफ मल्टीप्लाइंग फैक्टर इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस। तो डिसऑनेस्ट शॉपकीपर के किसी भी क्वेश्चन को आप इस एक लाइन से सोल्व कर सकते हैं। अब ये एक लाइन होता क्या है, इसे हम समझने की कोशिश करेंगे, और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ कि मैंने क्या लिखा हुआ है, ठीक है। फिलहाल आप ये लिख लीजिए और अब समझने की कोशिश कीजिए कि मैंने लिखा क्या है, ठीक है। चलिए देखिए, कोई शॉपकीपर है ना, कोई शॉपकीपर है, वो बेईमानी सिर्फ इसलिए करता है, क्योंकि वो चाहता है प्रॉफिट अर्न करने को। क्या चाहता है? प्रॉफिट अर्न करने को, ठीक है जी। अब आपके क्वेश्चन में जो दे रखा होगा कि वो बेईमानी कर रहा होगा, वो 2 तरीके से कर रहा होगा। एक में तो वो बोलेगा परसेंटेज के टर्म में, है ना, कि इतना % बेईमानी करता है, और दूसरा बोलेगा आपका कि X ग्राम इंस्टेड ऑफ Y ग्राम, X ग्राम इंस्टेड ऑफ Y ग्राम, ठीक है, X ग्राम इंस्टेड ऑफ Y ग्राम, ठीक है। वो आपके डिसऑनेस्ट शॉपकीपर में जो बेईमानी होगी वो इसी 2 तरीके से डिफाइन रहेगी, कि या तो बेईमानी परसेंटेज के टर्म में दे रखा होगा, या बेईमानी इस लैंग्वेज के टर्म में दे रखा होगा, ठीक है। चलिए हम इसे समझेंगे, है ना। हम दोनों को समझते हैं कि कैसे ये हमारा होता है ना। ये जो 2 टर्म हमने क्या लिखा है, इसे मैं आगे और भी डेप्थ में जाके एक्सप्लेन करता हूँ। फिलहाल आप ये जानो कि कोई भी दुकानदार बेईमानी सिर्फ और सिर्फ इसलिए करता है ताकि उसका प्रॉफिट हो। और हो सकता है अगर शॉपकीपर अनपढ़ हो तो उसे कभी कभी लॉस भी हो सकता है ना। हालांकि वो सोचता है कि इससे प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन वो उतना चालाक नहीं हो पाता रहता है, और प्रॉफिट की जगह से क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। हम उस टाइप के क्वेश्चंस को भी देखेंगे। लेकिन बेईमानी के पीछे मोटिव क्या रहेगा? मोटिव ऑलवेज रहेगा कि हम प्रॉफिट कमाएं। अब अगर वो इतना होशियार है कि वो चीज़ों को मैनेज करके प्रॉफिट कमा लेता तो अच्छी बात है, वरना चालाकी के चक्कर में कभी कभी उसे लॉस भी सहना पड़ता है। तो हम दोनों टाइप के क्वेश्चन को देखेंगे, लेकिन मोटिव दुकानदार का बेईमानी के पीछे यही रहेगा कि उसे प्रॉफिट कमाना है, ठीक है। चलिए इतना हो गया। अब आगे देखिए, अभी देखिए शॉपकीपर जो है
एक तो बेईमानी करेगा वो परचेज करते समय, शॉपकीपर जो है एक बार तो बेईमानी करेगा परचेज के समय कर सकता है, और दूसरा बेईमानी कर सकता है वो सेल करते समय। ठीक है जी। फिर या तो बेईमानी करेगा वो क्वांटिटी के टर्म में या बेईमानी करेगा प्राइस के टर्म में। ठीक है, चीज़ों को ध्यान से समझते चलिए, कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे, उसके बाद आपको मज़ा आएगा काफ़ी। देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो दुकानदार है वो दो जगह बेईमानी कर सकता है। ठीक है, एक तो परचेज करते टाइम और एक सेलिंग करते टाइम। ठीक है, और वो बेईमानी करेगा तो वो दो तरीके से बेईमानी कर सकता है, या तो क्वांटिटी में बेईमानी कर ले या फिर प्राइस में बेईमानी कर ले। तो चलिए अब इनमें बेईमानी करता है तो क्या कुछ होता है उस चीज़ को आप समझने की कोशिश कीजिए। देखिए मान लो अगर मैं बोलता हूँ कि दुकानदार खरीदते समय परचेज और ये सेलिंग, अगर मैं बोलूँ दुकानदार परचेज करते टाइम 10% की बेईमानी करता है वेट में। ठीक है जी, मैंने क्या बोला? मैंने बोला एक दुकानदार है जो परचेज करते समय वेट में बेईमानी करता है 10% की। तो इसका मतलब क्या समझते हैं आप? इसका मतलब मैं ये समझता हूँ कि 10% को तो सबसे पहले ब्रेक कीजिए फ्रैक्शन में, तो क्या आएगा 1/10। अब ये क्वांटिटी में बेईमानी कर रहा है, इसका मतलब ये है कि जब वो चीज़ को खरीद रहा होगा तो वो 10 यूनिट, जब वो चीज़ों को खरीद रहा होगा तो वो 10 यूनिट पे 1 यूनिट की बेईमानी करेगा। जब वो चीज़ों को खरीद रहा होगा तो 10 यूनिट पे 1 यूनिट की बेईमानी कर रहा होगा। मतलब ये कि वो उसे खरीदना था, उसे लेना था 10 ग्राम ही, लेकिन वो बेईमानी करके वो 11 ग्राम ले लेगा। है कि नहीं? एक सेकेंड। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि अगर खरीदते समय दुकानदार 10% की बेईमानी करता है तो इसका मतलब ये हुआ 10% को मैंने ब्रेक कर दिया, ये आ गया 1/10। इसका मतलब ये होता है कि वो 10 यूनिट पे 1 यूनिट की बेईमानी कर लेता है। मतलब उसे लेना था 10 ग्राम ही, लेकिन वो सामने वाले को मामू बना के वो 10 ग्राम की जगह 11 ग्राम ले लेगा। ठीक है, फाइन। तो अगर आपके क्वेश्चन में ऐसा कुछ आया कि खरीदते समय वेट में वो 10% की बेईमानी करता है, तो खरीदते समय अगर 10% की बेईमानी करता है तो उसका जो आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर बनेगा वो बनेगा 11/10। 11/10 है ना। आई रिपीट, अगर आपके क्वेश्चन में कहीं ऐसा दे रखा होगा कि वो खरीदते समय 10% की बेईमानी करता है, तो 10% की बेईमानी करता है, आपने क्या लिखा 11/10। ये 11/10 इज नथिंग बट ये जो लाइन लिखा हुआ था कि खरीदते समय 10% की बेईमानी करता है, ये 11/10 क्या है? उसी लाइन का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। ठीक है, ओके जी। तो ध्यान रहे, अगर आपके क्वेश्चन में ये दे रखा हो कि वो खरीदते समय वेट में 10% की बेईमानी खरीदता है वेट में, है ना, तो इसका मतलब उस लाइन का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या बनेगा 11/10। एक एग्जांपल और लेते हैं। अगर मैं बोलूं कि खरीदते समय वो 20% की बेईमानी करता है वेट में, किसमें? वेट में। तो 20% को ब्रेक कर दीजिए 1/5, तो मतलब ये हुआ कि उसे लेना था 5 यूनिट, लेकिन उस पर 1 यूनिट की वो बेईमानी कर रहा है। मतलब वो सामने वाले को मामू बना के 5 यूनिट की जगह 6 यूनिट ले लेगा। तो ध्यान रहे, तो इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या बनेगा? 6/5। क्या बनेगा? 6/5। मतलब क्या?
अगर वो खरीदते समय वेट में बेईमानी करता है, मान लीजिए वेट में बेईमानी करता है x%, ठीक है, खरीदते समय वेट में बेईमानी करता है x% का, तो आप इसे फ्रैक्शन में पहले ब्रेक कीजिए और फिर देखिए कि क्या आ रहा है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाइंग फैक्टर लिख दीजिए। इस बात का हमेशा ख्याल रखिएगा कि जब भी आप बेईमानी कर रहा होगा, वो जब कभी वो बेईमानी कर रहा होगा तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर बनेगा उसमें न्यूमरेटर ऑलवेज बड़ा होता है डेनोमिनेटर से। ध्यान रखिएगा, जब वो बेईमानी कर रहा है, जब दुकानदार बेईमानी कर रहा है और उसके करस्पॉन्डिंग जब आप मल्टीप्लाइंग फैक्टर लिख रहे होंगे तो ध्यान रखिएगा मल्टीप्लाइंग फैक्टर में न्यूमरेटर ऑलवेज बड़ा होता है, किससे? डेनोमिनेटर से। और ये कैसे लिखना ये मैंने आपको बता दिया। चलिए मैं आपको एग्जांपल और देता हूँ, चीज़ों को समझिए। देखिए, अगर मैं बोलता कि खरीदते समय वो 25% की बेईमानी करता है वेट में, किसमें? वेट में, तो 25% को ब्रेक कर दीजिए। आप क्या लिखिएगा? 1/4, तो क्या होगा? 4 यूनिट पे 1 यूनिट की बेईमानी करता है, मतलब उसे लेना था 4 यूनिट लेकिन वो मामू बना के ले लेगा 5 यूनिट। तो मतलब इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो मैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर लिखूंगा वो लिखूंगा 5/4। ठीक है, तो अगर आपके क्वेश्चन में ये लाइन दे रखा हो कि वाइल परचेजिंग 10% की वो बेईमानी करता है वेट में, 10% की बेईमानी करता है वेट में, तो इस लाइन का अगर मैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा ये आपको लिखना आ गया। चलिए बिल्कुल समझते चलिए। ठीक है जी, अभी देखिए, अगर अब मैं बोलूं कि दुकानदार बेईमानी तो करता है खरीदते समय, लेकिन वो वेट में बेईमानी ना करके प्राइस में बेईमानी करता है। मान लीजिए वो 10% की बेईमानी कर लेता है प्राइस में, ठीक है, 10% की बेईमानी कर लेता है वो किसमें? प्राइस में। ठीक है, तो 10% की बेईमानी करता है प्राइस में, इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, तो 10% को पहले ब्रेक कीजिए, कितना हो गया? 1/10। तो कहने का मतलब ये था कि उसे देना था 10 रुपया, लेकिन 1 रुपये की हेरा फेरी करके वो देगा कितना? वो देगा सिर्फ 9 रुपया। क्या देगा? 9 रुपया। मतलब आप क्या लिखिएगा? आप लिखिएगा 9/10। क्या लिखिएगा? 9/10। 10 रुपया उसे एक्चुअल में देना था, लेकिन 1 रुपया का हेरा फेरी कर लेता है, तो उसे कितना देना है? 9 रुपीज़ देना है। तो आप क्या लिखिएगा? 9/10 लिखिएगा। लेकिन यहाँ पे आप थोड़ी सी सावधानी बरतिएगा। मैंने आपको बता रखा है कि जब कभी दुकानदार बेईमानी करेगा तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर में न्यूमरेटर ऑलवेज बड़ा होगा, किससे? डेनोमिनेटर से। लेकिन देखिए यहाँ पे न्यूमरेटर 9 है और डेनोमिनेटर 10 है, मतलब हमारा न्यूमरेटर क्या है? छोटा है, किससे? डेनोमिनेटर से। तो ये जो हमने लिखा है इसमें कुछ करेक्शन करने की ज़रूरत है। और ये करेक्शन करते कैसे हैं? करेक्शन करते हैं, इसको उल्टा कर देते हैं, बस इसे उल्टा कर दिया, हमारा काम बन गया। तो अगर प्राइस में अगर वो बेईमानी करता है, लेकिन बेईमानी करता प्राइस में, अगर वो बेईमानी करता है किसमें? प्राइस में, तो आप ये कर दीजिए। और ध्यान रखिएगा कि बेईमानी के कॉरस्पॉन्डिंग आप जो कुछ मल्टीप्लाइंग फैक्टर लिख रहे हैं उस मल्टीप्लाइंग फैक्टर में न्यूमरेटर क्या होता है? बड़ा होता है ऑलवेज डेनोमिनेटर से। और अगर ऐसा नहीं है तो हम उसे उल्टा कर देते हैं। चलिए एक एग्जांपल और देता हूँ, चीज़ें और अच्छे से क्लियर होंगी। अब मैंने बोल दिया कि प्राइस जो है, दुकानदार ने बेईमानी की खरीदते समय, किसमें? प्राइस में। तो आप 20% को आप ब्रेक कीजिएगा फ्रैक्शन में, तो क्या बोलोगे? 1/5। मतलब ये कि दुकानदार को देना था 5 रुपया, लेकिन वो हेरा फेरी करके
वो देता है सिर्फ 4 रुपया, तो आप क्या लिखोगे 4/5। लेकिन अब आप चूंकि ये बेईमानी, चूंकि यहाँ से यहाँ पे जो है वो बेईमानी हो रही है, तो मैंने आपको बता रखा है जब कभी बेईमानी होगा उसके क्रॉसपॉन्डिंग, जब भी आप मल्टीप्लाइंग फैक्टर लिखिएगा तो न्यूमरेटर बड़ा होना चाहिए डिनोमिनेटर से। क्या है, नहीं है। तो जब नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, उसको उल्टा कर देते हैं। तो हम इसे उल्टा कर देंगे 5/4। तो अगर आपके क्वेश्चन में ऐसा दे रखा हो कि एक कोई दुकानदार है जो कि 20% की बेईमानी करता है वाइल परचेजिंग इन प्राइस, तो उसके रिगार्डिंग उसके क्रॉसपॉन्डिंग मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना होगा 5/4, ना कि 4/5। जब कभी बेईमानी करेगा तो ध्यान रखिएगा कि आपका न्यूमरेटर क्या होता है, बड़ा होता है किससे, डिनोमिनेटर से। ठीक है, चलिए अभी देखिए हमने परचेज के टाइम पे देख लिया, अब आते हैं सेलिंग के टाइम पे। अगर सपोज कीजिए सेलिंग करते समय वो 10% की बेईमानी करता है वेट में। अगर सेलिंग करते टाइम वो 10% की बेईमानी करता है वेट में, तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग मल्टीप्लाइंग फैक्टर कैसे लिखिएगा। तो 10% को ब्रेक कर दीजिए, तो क्या 1/10। इसका मतलब ये हुआ कि उसे ग्राहक को 10 ग्राम देना था, देना था, लेकिन वो बेईमानी करके 1 ग्राम बेईमानी करके वो कितना देगा, 9 ग्राम ही देगा। वो बेईमानी करके 9 ग्राम ही देगा। तो आप क्या लिखिएगा, आप लिखिएगा 9/10। ये तो आपने लिख लिया। अब लेकिन जब आप इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर लिखिएगा, तो आप देखिएगा कि अच्छा ये 9/10 है और ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर है किसका, कोई बेईमानी है उसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, तो मैंने आपको बता रखा है जब कभी बेईमानी आएगा उसके क्रॉसपॉन्डिंग मल्टीप्लाइंग फैक्टर में न्यूमरेटर क्या होता है, ऑलवेज बड़ा होता है। क्या बड़ा है, बड़ा नहीं है। जब बड़ा नहीं है तो बड़ा करने का तरीका मैंने आपको बता रखा है, जस्ट इसको उल्टा कर दीजिए, तो 10/9 ये हो गया हमारा फाइनल मल्टीप्लाइंग फैक्टर। ठीक है, एक एग्जाम्पल और लीजिए, आपको अच्छे समझ में आएगा। देखिए समझते चलिए चीज़ों को, बहुत इजी है। मान लीजिए कि वो सेल करते समय क्वांटिटी में 20% की बेईमानी करता है। एक बेईमान दुकानदार है जो चीज़ों को बेचते टाइम वेट में 20% की बेईमानी करता है। तो आप क्या लिखिएगा, 1/5। तो कहने का मतलब ये हुआ कि उसे देना था 5 ग्राम, लेकिन 1 ग्राम की बेईमानी कर लेता है, तो वो देगा सिर्फ 4 ग्राम, 4/5। लेकिन जब आप इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर लिखिएगा तो ऑब्वियस सी बात है ये जो टर्म है वो बेईमानी के कॉरस्पॉन्डिंग है, और बेईमानी के कॉरस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाइंग फैक्टर में न्यूमरेटर ऑलवेज बड़ा होता है, लेकिन ये छोटा है। जब छोटा है तो क्या करते हैं, मैंने आपको बता रखा है, जस्ट उल्टा कर दीजिए 5/4। बस ये हो गया जी। ठीक है, चलिए अब मान लीजिए कि वो सेलिंग, अब वो बेचते टाइम 10% की बेईमानी करता है। बेचते टाइम वो 10% की बेईमानी करता है प्राइस में, किस में, प्राइस में। तो देखिए कितना हो गया, 1/10। मतलब ये हुआ कि जिस चीज़ को वो बेच रहा होगा, अगर उसका दाम है 10 रुपया, लेकिन वो ग्राहक को मामू बना के उससे कितना रुपया वसूल लेगा, 11 रुपया। तो आप क्या लिखिएगा, 11/10। और चूंकि ये बेईमानी का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है तो इसमें न्यूमरेटर बड़ा होना चाहिए डिनोमिनेटर से, ऑलरेडी है तो हम इसमें कुछ नहीं करते हैं, एज इट इज छोड़ देते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें ऑलरेडी न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से। ठीक है जी, चलिए एक और एग्जाम्पल लीजिए। अगर मैं बोलूं कि शॉपकीपर है वो 20% की बेईमानी करता है, वो
20% की बेईमानी करता है बेचते टाइम। क्या? बेचते टाइम। तो आप क्या लिखिएगा? 1/5, मतलब ग्राहक से लेना था 5 रुपया, लेकिन वो उसे मामू बना के उससे ले लेगा 6/6 रुपया, 6/5। और चूंकि बेईमानी का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है और ऑलरेडी न्यूमरेटर बड़ा है किससे? डिनोमिनेटर से, तो हम इसमें कुछ नहीं करते। ये हमारा फाइनल मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है ना? ठीक है, ओके। तो ये हमारा, तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि दुकानदार जो है इसी 4 तरीके से बेईमानी कर सकता है और उसके पास कोई ऑप्शन नहीं। एक ऑप्शन और होता है, वो होता है मार्कअप का, वो मैं आपको बताऊंगा कुछ देर में, है ना? तो जब वो खरीदते टाइम या बेचते टाइम क्वांटिटी में या प्राइस में अगर बेईमानी करता है तो उसके क्रॉसपॉन्डिंग मल्टीप्लाइंग फैक्टर कैसे लिखते हैं ये मैंने आपको बता दिया। चलिए ठीक है। अब अभी देखिए, तो वो हमने देख लिया। अगर आपके क्वेश्चन में कुछ ऐसा वर्ड लिखा हुआ है, मार्क्स हिज गुड्स, मार्क्स हिज गुड्स 40% above the CP, above the CP। अगर आपके क्वेश्चन में कुछ ऐसा वर्ड लिखा हुआ है, मार्क्स हिज गुड्स 40% above the CP, तो आप बेईमानी यहाँ भी कर रहा है ना? बेईमानी यहाँ भी कर रहा है कि वो प्राइस ही क्या कर दे रहा है? बढ़ा दे रहा है। तो सबसे पहले 40% को ब्रेक कीजिए, तो क्या लिखिएगा? 2/5। 40% क्या लिखिएगा? 2/5, मतलब 5 रुपया प्राइस था लेकिन आप 2 रुपया बढ़ा दे रहे हैं। देखिए ये सब चीज़ें जिन लोगों ने मुझसे परसेंटेज पढ़ रखा है, मुझसे या कहीं भी, कहने का मतलब है उनको परसेंटेज थोड़ा बहुत पता है, उन्हीं को ये चीज़ समझ में आएगी, बाकी को चीज़ समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, तो 40% को हमने क्या किया? 2/5 में लिख दिया। ठीक है, अब 2/5 लिख दिया तो बताइए इसका मतलब ये हुआ कि 5 रुपया प्राइस था लेकिन हमने 2 रुपया उसको बढ़ा दिया है, तो मतलब कितना? 7/5। ठीक है, और अगेन यहाँ पे न्यूमरेटर बड़ा है ऑलरेडी किससे? डिनोमिनेटर से, तो हम यहाँ पे कुछ भी नहीं करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जब भी आपसे ये बोलेगा ना कि मार्क्स हिज गुड्स अप, तो यहाँ पे हमेशा यही केस आएगा कि न्यूमरेटर बड़ा रहेगा किससे? डिनोमिनेटर से। तो यहाँ पे हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो मार्क्स हिज गुड्स 40% एबव द CP, इसके करस्पॉन्डिंग कैसे लिखना है मल्टीप्लाइंग फैक्टर मैंने आपको बता दिया। एग्जाम्पल और लेते हैं। मान लीजिए रख दे ऐसा होता, मार्क्स हिज गुड्स 30% एबव द CP, तो आप क्या करते हैं? 30% को आप ब्रेक कर दो तो 3/10। कहने का मतलब ये कि 10 रुपया तो उसका ओरिजिनल प्राइस था लेकिन 3 रुपया और बढ़ा दिया है वो, तो मतलब कितना? 13/10। देखिए न्यूमरेटर क्या बड़ा है किससे? डिनोमिनेटर। कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो जब कभी आपके क्वेश्चन में ऐसा लाइन आपको देखने को मिले, मार्क्स हिज गुड्स 30% एबव द CP या मार्क्स हिज गुड इतना % एबव द CP, आप ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे। ठीक है, ओके। चलिए जी, अगर आपके क्वेश्चन में ये ऐसा दे रखा हो, प्रोमिसेस टू सेल द गुड्स, प्रोमिसेस टू सेल द गुड्स एट 10% प्रॉफिट कह लीजिए एक केस में, और दूसरे केस में मान लीजिए 10% लॉस कह रहा। ठीक है, अगर क्वेश्चन में सेंटेंस कुछ इस टाइप से फ्रेम कर रखी है
ए शॉपकीपर प्रोमिसेज टू सेल द गुड्स एट 10% प्रॉफिट। तो 10% को ब्रेक कर दीजिए तो कितना होगा 1/10। इसका मतलब ये हुआ कि 10 रुपया पे वो 1 रुपया प्रॉफिट कमा रहा है, मतलब वो 11/10, और यही इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा ये बेईमानी नहीं है, ये बेईमानी नहीं है, ये दुकानदार के द्वारा दिया गया एक झूठा वादा है। ठीक है, बोलते हैं ना दुकानदार की भाई हम तो बस इस पे मेरा कोई कमाई नहीं है, फिर भी मैं आपको एक दोस्ती के नाते आपको दे रहे हैं, वो ऐसा बड़गलाता है। ठीक है, लेकिन आप ये मान लो कि दुनिया में ऐसा कोई दुकानदार नहीं है जो कि आपको चीज़ें लॉस में देगा। ठीक है, वो सब केवल कहने वाली बात होती है। तो ठीक है, तो अगर ये ऐसा दे रखा हो प्रोमिसेज टू सेल द गुड्स, प्रोमिसेज टू सेल द गुड्स एट 10% प्रॉफिट, तो 10% प्रॉफिट का मतलब क्या 1/10, मतलब वो 10 रुपया की चीज़ पे 1 रुपया का मुनाफा कमा रहा है, मतलब वो 11 रुपये में बेच रहा होगा, तो 11/10, तो यही इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, प्रोमिसेज टू सेल द गुड्स एट 20% लॉस, तो 20% मतलब कितना 1/5, मतलब 5 रुपये की चीज़ पे 1 रुपया घाटा सह के वो बेच रहा है, मतलब कितने में बेच रहा है 4/5 में बेच रहा है, और यही इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो जाएगा। कुछ लोग ये कर देंगे कि चूँकि यहाँ पे ऑलरेडी हम लोग पहले क्या कर रहे थे कि न्यूमरेटर बड़ा रख रहे थे, लेकिन मैंने आपको पहले बता रखा है मल्टीप्लाइंग फैक्टर में न्यूमरेटर ऑलवेज बड़ा होता है डिनोमिनेटर से, लेकिन कब, जब वो बेईमानी का केस हो, यहाँ पे तो बेईमानी है ही नहीं, यहाँ पे तो क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि वो प्रॉमिस कर रहा है कि मैं चीज़ों को 20% लॉस में बेचूंगा, तो वो बेईमानी नहीं कर रहा है, वो ये एक टाइप का प्रॉमिस है। ठीक है, तो प्रॉमिस वाले केस में हम लोग जो आता है उसको एज इट इज़ लिख देते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है कि हम उसे न्यूमरेटर को बड़ा ही रखें, तो इसको हम लोग एज इट इज़ छोड़ देते हैं, इसमें कुछ भी छेड़खानी नहीं करते हैं। छेड़खानी कहाँ करेंगे, जहाँ पे बेईमानी हो रखी है, तो बेईमानी के अभी तक 5 केस आए हैं, 4 तो वो और एक मार्कअप वाला वहाँ, अभी उसके बाद हमने ये 2 किए, ये 2 जो है बेईमानी में नहीं आते हैं। तो जो भी आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ रहा हो उसको एज इट इज़ लिख दीजिए, इसमें ज़्यादा दिमाग लाने की ज़रूरत नहीं है कि इसको उल्टा करना है। ठीक है, फाइन। नेक्स्ट, अगर वो बोलता है दुकानदार कि चलिए ठीक है, मैं आपको अगर क्वेश्चन में ऐसा दे रखा हो कि शॉपकीपर जो है किसी चीज़ को 25%, फॉर एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, 25% डिस्काउंट पे बेच रहा है, 25% डिस्काउंट पे बेच रहा है। ठीक है, तो देखिए 25% डिस्काउंट का मतलब क्या होता है 1/4, मतलब 4 रुपये की चीज़ पे वो 1 रुपये का डिस्काउंट देगा, मतलब कितने में बेचेगा, वो 3/4 में बेचेगा। और चूंकि ये बेईमानी का केस नहीं है, बेईमानी नहीं है, सिंपल डिस्काउंट है, ये बेईमानी नहीं है, आप ध्यान दें, ये बेईमानी नहीं, बेईमानी का अभी तक सिर्फ 5 केस आया है जो मैंने आपको बता दिया है, ये बेईमानी नहीं है, ये एक सिंपल डिस्काउंट है। तो यहाँ पे दिमाग मत लगाएं कि न्यूमरेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर से, ऐसा कुछ दिमाग मत लगाएं, जो चीज़ें आ रही हैं उसको एज इट इज़ रहने दीजिए, तो यही मेरा मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो जाएगा। अगर सर एक एग्जाम्पल और लीजिए, अगर मैं बोलूँ 10% डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट, तो 10% डिस्काउंट का मतलब क्या हुआ 1/10, मतलब क्या 10 रुपये की चीज़ पे वो 1 रुपये का डिस्काउंट दे रहा है, मतलब वो 9 रुपये में बेचेगा, तो 9/10, और यही मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो जाएगा। यहाँ पे उल्टा पुल्टा करने की कोशिश ना करें क्योंकि ये बेईमानी का केस नहीं है। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, डिस्काउंट में एक टर्म ये भी आता है ना, एक टर्म ये भी आएगा, बाई एक्स आइटम गेट वाई फ्री। खास के हम इंडियंस को तो ये लाइन बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, ये फैक्ट है ना, ये फैक्ट है ना, हम इंडियंस ऑलवेज डिस्काउंट और कुछ ऐसा जुगाड़ लगाने में विश्वास रखते हैं। तो बाई एक्स आइटम
गेट वाई फ्री। तो इसका जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर बनेगा वो क्या बनेगा, y अपॉन एक्स प्लस वाई। एग्जाम्पल लीजिए, बाई 4 गेट 2 फ्री, बाई 3 फ्री, ऐसे लिख लीजिए, बाई 5 गेट 3 फ्री। तो इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर लिखिएगा तो क्या हो जाएगा, 3 अपॉन 5 प्लस 3 8। बस अगेन इसमें दिमाग मत लगाइए कि न्यूमरेटर बड़ा होगा डेनोमिनेटर से, वो सिर्फ कब होता है, वो सिर्फ होता है बेईमानी केस में। और बेईमानी अभी तक मैंने आपको 5 टाइप की सिखाई है, वो हमने बता दिया है। दिस इज नॉट बेईमानी, इट इज़ अ काइंड ऑफ डिस्काउंट। डिस्काउंट को आप बेईमानी नहीं मानते, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ टर्म दे रखा हो कि बाई 5 गेट 3 फ्री, क्या मैं जनरलाइज कर दूं इसे, बाई एक्स गेट वाई फ्री, तो इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या बनेगा, वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। ठीक है जी, चलिए और क्या हमारा ये हो गया परसेंटेज के टर्म में। मैंने आपको बताया बात है ना, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई परसेंटेज के टर्म में। अब आप कहीं कहीं भी देखिएगा एक वर्ड बहुत ही, स्पेशली जब आप डिसऑनेस्ट शॉपकीपर के क्वेश्चन को कर रहे होंगे तो उसमें इंस्टीड ऑफ टाइप के वर्ड, इंस्टीड ऑफ, ये लाइन आपको बहुत ज़्यादा यूज में मिलेगा, तो इस चीज़ को समझिए आप। देखिए इसे भी आप दो पार्ट में बांट दीजिए, एक बांट दीजिए परचेस करते समय, एक बांट दीजिए सेलिंग करते समय। मान लीजिए वो आपसे कह रहा है कि परचेज करते समय वो 1100 ग्राम यूज करता है इंस्टीड ऑफ 1000 ग्राम, ठीक है। मान लीजिए और सेल करते समय मान लीजिए वो 450 ग्राम यूज करता है इंस्टीड ऑफ 780 ग्राम ले लीजिए, ठीक है। एक दुकानदार है जो परचेज करते समय 1100 ग्राम इंस्टीड ऑफ 1000 ग्राम और सेल करते समय 450 ग्राम इंस्टीड ऑफ 780 ग्राम, ठीक है। तो देखिए आप इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर कैसे लिखिएगा, तो तरीका क्या होता है, तरीका ये होता है कि परचेज करते समय इंस्टीड ऑफ को नीचे रखते हैं, परचेज करते समय इंस्टीड ऑफ को नीचे रखते हैं और सेल करते समय हम इंस्टीड को ऊपर रखते हैं। क्या रखते हैं, ऊपर रखते हैं, ठीक है। देखिए अगर मैं बोलूं परचेज करते समय 1100 ग्राम यूज करता है इंस्टीड ऑफ 1000 ग्राम, तो इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर मैं क्या लिखूंगा, परचेज करते समय है तो परचेज करते समय इंस्टीड ऑफ को नीचे रखते हैं, तो 1000 को नीचे रखेंगे और 1100 को ऊपर रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इंस्टीड ऑफ को ऊपर रखेंगे तो 780 को ऊपर रखेंगे और 450 को नीचे रखेंगे, बस ये हमारा तरीका होता है। अच्छा, कई लोग को इसमें कन्फ्यूजन होती है कि इन किस में परचेज करते समय इंस्टीड को नीचे रखते हैं या ऊपर रखते हैं, तो उसका एक मैंने ट्रिक बना रखा है। आप एसपी साहब को याद कीजिए, आप एसपी साहब को याद कीजिए, है ना। तो बताइए सबसे पहले कौन आते हैं, एसपी साहब, इसलिए सब यहाँ पे इंस्टीड क्या आएगा, ऊपर में आएगा। एसपी साहब में एस क्या आता है, ऊपर में आता है, इसलिए इंस्टीड ऑफ ऊपर में आएगा। जब एस में ऊपर में आएगा तो पी में ऑब्वियस सी बात है क्या, नीचे में आएगा। तो आप एसपी साहब से इस ट्रिक को याद करने का एक बहुत ही सिंपल सा फंडा है, एसपी साहब को याद कीजिए। एसपी साहब में एस ऊपर आते हैं इसीलिए इंस्टीड ऑफ ऊपर आएगा और पी नीचे आएगा। तो अगर क्वेश्चन में आपका इंस्टीड ऑफ कुछ लिखा हो, तो उसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर कैसे लिखते हैं ये मैंने आपको बता दिया हुआ है, ठीक है जी। अभी देखिए
मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था चेन ऑफ मल्टीप्लाइंग फैक्टर इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस। तो ये कैसे लिखते हैं, ये हम लिखते हैं कि दुकानदार को ओवरऑल कितना परसेंटेज गेन हो रहा है और ये कितना परसेंटेज लॉस हो रहा है, उसके बेस पे हम ये चीज़ लिखते हैं। कैसे, देखिए, अगर मैं बोलूं कि दुकानदार को 10%, दुकानदार ने जितना पैतरा अपनाना था अपना लिया, इससे क्या हुआ, उसे ओवरऑल 10% गेन हुआ। कितना हुआ, 10% गेन हुआ। तो 10% को ब्रेक कीजिए, क्या हो गया, 1/10। तो मतलब ये हुआ कि 10 रुपया की चीज़ थी, वो उसे 1 रुपये में, वो 1 रुपया मुनाफा कमा के बेचा है, मतलब कितना, 11 रुपया। तो ये हो गया मेरा ऐसा। अगर मैं बोलता कि 30 ओवरऑल जो परसेंटेज गेन है उसका 30% है, तो 30% मतलब, तो ओवरऑल गेन कितना है, 30% है, कितना हो जाएगा, 3/10। मतलब कि ये है कि 10 रुपया की चीज़ पे वो 3 रुपया मुनाफा कमा रहा है, मतलब वो 13 रुपया में बेच रहा होगा, 13/10। अगर मैं बोलता कि दुकानदार ने सारा पैतराबाजी कर लिया लेकिन उसे ओवरऑल 20% का लॉस हो गया, तो 20% का लॉस हो गया मतलब कितना, 1/5, मतलब 5 रुपये की चीज़ पे उसे 1 रुपये का घाटा हुआ है, मतलब वो 4 रुपये में बेचा होगा 5 रुपये की चीज़ को, ये हो गया उसका। अगर मैं बोलता कि 25% का लॉस हुआ है, तो 1/4 मतलब क्या, 4 रुपये की चीज़ पे उसे 1 रुपया का घाटा हो गया, मतलब उसने 3 रुपये में बेच दिया होगा, 3/4। ठीक है, तो ये साइड क्लियर है और ये साइड भी क्लियर है। तो डिसऑनेस्ट शॉपकीपर के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जो हमें कॉन्सेप्ट चाहिए था, वो कॉन्सेप्ट मैंने आपको दे दिया है। तो इस वीडियो में अपने आप को सिर्फ कॉन्सेप्ट तक ही सीमित रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं तो ये जो वीडियो है, इसकी वीडियो डिस्क्रिप्शन में कोई भी PDF की लिंक नहीं दे रखी होगी, क्योंकि मैंने इसमें कोई भी क्वेश्चन यूज नहीं करा है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में वी विल स्टार्ट डायरेक्टली सोल्विंग क्वेश्चंस, क्योंकि कॉन्सेप्ट मैंने आपको ऑलरेडी करा दिया हुआ है। तो जो जिस PDF की मैं बात कर रहा था, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको मैं उस PDF की लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके क्वेश्चंस को सोल्व करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। और जैसा कि मैं बोलता हूँ, अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर एज मच एज पॉसिबल, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। और जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, मैंने आपको बताया था कि एक न्यूज़ मैं आपको दूंगा बाद में, है ना, रिगार्डिंग, देखो रिगार्डिंग जेके बैंक के लास्ट टाइम में, लास्ट बार जब इसका एग्ज़ाम हुआ था, तो किस टाइप की धांधली हुई थी, मेरे पास उसका एक एक डिटेल है। किस टाइप की धांधली हुई थी मेरे पास उसका एक एक डिटेल है, लेकिन वो अभी कुछ नहीं बताऊंगा, है ना। वेट फॉर सम टाइम, वेरी सून इट विल बी इन पब्लिक डोमेन। ठीक है, तब मैं बताऊंगा, अभी मैं कुछ नहीं बता सकता। ठीक है, तो ये हमारा है, तो हम लोग देखेंगे, वो उस पर भी मैं आऊँगा, वो हम कभी बाद में बात करेंगे। ठीक है, तो ये जो है हाँ, तो बस आज के इतना ही रखते हैं। चलिए, बहुत जल्द मिलते हैं, है ना, अपने नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे कि हम डायरेक्ट सॉल्व कर रहे होंगे डिसऑनेस्ट शॉपकीपर के क्वेश्चंस को। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करूँगा और उस लेवल तक लेके जाऊँगा जिससे ऊपर क्वेश्चन नहीं आते हैं। ठीक है, तो बस अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।